हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम अपना जो अर्ली इनिशिएटिव्स वाला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है, तो इन सब प्लान को एक तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या करा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने कौन से सेक्टर पर फोकस करा और इनके पॉजिटिव्स क्या रहे, इनके अचीवमेंट्स क्या रहे और साथ ही साथ में इनके नेगेटिव्स क्या रहे, यानी कि इनके एक तरीके से चैलेंजेस क्या रहे, कहाँ कहाँ पर हम एक तरीके से फेलियर हम लोगों ने देखा इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज इन द USSR, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर द 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा प्लान था ना, कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई प्लानिंग करेंगे, प्लान डेवलपमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश कर दिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर डिसाइड करा कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे। 5 ईयर के बेसिस पर हम प्लानिंग करेंगे। 5 साल लेंगे हम लोग। पूरे 5 साल में हमें क्या करना है, कितना डेवलपमेंट करना है, कितना इनकम जनरेट करना है, कितना एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर करना है, कौन से एरियाज़ पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली 5 ईयर प्लान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ना, 5 ईयर प्लान का, ये जो तरीका है डेवलपमेंट करने का, कि 5 ईयर प्लान का पूरा 5 साल के लिए हम प्लान बना करके चलेंगे। कहाँ से अडॉप्ट करा, कौन सी कंट्री से? USSR से। कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? USSR से अडॉप्ट किया गया है। तो CUET में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया का जो 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो कौन सी कंट्री के बेसिस पर है। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द मॉडल ऑफ USSR। ये चीज़ सेम टू सेम चीज़ USSR में हो रही थी। तो 5 ईयर प्लान में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। कि आने वाले 5 साल में जिसके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं, इन 5 साल में हमारे पास एक प्लान है कि हमारी इनकम के सोर्सेज क्या क्या होंगे, हम कहाँ कहाँ पर उस इनकम से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे। तो हमारे पास पूरा आइडिया है कि यहाँ यहाँ से इतना टैक्स लगाएंगे, यहाँ से इतना इनकम जनरेट करेंगे और उस इनकम को हम कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में एक्सपेंडिचर करेंगे। ये पूरा प्लान ही क्या था? दिस वॉज कॉल्ड एज 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में हम यही सारी चीज़ें डिसाइड करते थे। समझ में आ गया? तो मोटे तौर पर ये एक बजट प्रिपेयर हम लोग करते थे, एक तरीके से जैसे आज के टाइम में बजट प्रिपेयर होता है ना, ठीक वैसे ही। तो बजट में क्या होता है, एक इनकम साइड होती है, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, और बताया जाता है कि इस बार जो है ये हाईवे का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, एक तरीके से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं ना बजट में। ठीक वैसे ही सेम टू सेम चीज़ 5 ईयर प्लान्स में भी होती थी। ओके, तो according to the budget of the central and all the state government, accordingly the budget of the central and state government is divided into 2 parts। तो 5 ईयर प्लान में हमने जब डिसाइड कर ली सारी चीज़ें कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग आने वाले 5 साल में, उसके बाद जो पूरा बजट होता था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। सेंट्रल बजट हो, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, या स्टेट गवर्नमेंट के बजट की भी बात अगर हम करें तो पूरे बजट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, नॉन प्लान बजट एंड प्लान बजट। ठीक है, 2 प्रकार के बजट हो गए, एक तो नॉन प्लान वाला बजट है और दूसरा प्लान वाला बजट है। अब इसको यहीं पर समझ लो, फिर उसके बाद रीड करेंगे। नॉन प्लान का मतलब क्या होता है? नॉन प्लान का मतलब होता है, नॉन प्लान बजट का मतलब है कि इसमें जो बजट में जो हमारा पैसा है ना, वो हम कहाँ खर्चा करेंगे, जो हमारा रूटीन एक्सपेंडिचर है। रूटीन का मतलब क्या है? रूटीन का मतलब जो डेली एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सरकार के एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको पैसा देना है, कहीं पर कुछ सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पर पैसा जाना है, सरकार ने जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट चुकाना है, तो दैट इज़ रेगुलर थिंग, वो रेगुलर बेसिस पर करना है सरकार को खर्चा। तो वे सारी की सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पर हो रही है तो वो क्या है? नॉन प्लान। समझ में आ गया? तो भाई प्लान क्या है? प्लान का मतलब है कि गवर्नमेंट ने 5 साल के प्लान में जो प्लानिंग करी थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम इतना करेंगे, एग्रीकल्चर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था कि ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिशमेंट करना है, इस प्रोग्राम को लेकर के चलना है, ये स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो जो पूरा प्लान किया गया था कि हम क्या करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लान डेवलपमेंट, प्लान बजट। ठीक है, उस पर जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? प्लान बजट बोला जाएगा। और नॉन प्लान का मतलब क्या है? जो रूटीन एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, जो रेगुलर बेसिस पर काम हो रहे हैं, वो तो नॉन प्लान है, प्लान करने की जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, करना ही पड़ेगा। प्लान का मतलब क्या है? कि जो हमने डिसाइड किया है कि इस 5 साल में क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, कहाँ पर पैसा हम लोग खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लान बजट। ठीक है,
सो नॉन प्लान बजट के बारे में क्या दिया हुआ है? नॉन प्लान बजट जो रूटीन आइटम्स पर डेली बेसिस पर जो हमारा खर्चा होगा, रूटीन आइटम्स पर जो हमारा बजट एक तरीके से एक्सपेंडिचर होगा, वो होगा नॉन प्लान बजट। वही प्लान बजट क्या होगा? दैट इज स्पेंड ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। तो जो जो प्रायोरिटीज प्लान में फिक्स करी है कि ये सारी चीज़ें हमें प्लान एक तरीके से करनी है आने वाले 5 साल में, उस पर एक्सपेंडिचर जो करेंगे हम लोग, वो क्या है? हमारा प्लान बजट है। क्लियर हो गया? दो प्रकार के बजट है, प्लान बजट थे और नॉन प्लान बजट थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। जनरली क्या होता है ना कि जो 5 ईयर प्लान का जो हम लोगों ने जो तरीका अपनाया कि हम 5 साल के प्लान करेंगे, उसकी एडवांटेज क्या थी? उसकी एडवांटेज ये थी कि ये सरकार को अलाउ कर रहा था कि वो लार्जर पिक्चर पर फोकस करे। लार्जर पिक्चर मतलब 5 साल का टाइम काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें हम देख सकते थे कि भाई आने वाले 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, तो एक लार्जर पिक्चर पर हम फोकस कर सकते थे। और साथ ही साथ में हम लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन भी कर सकते थे इकोनॉमी में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो हम आराम से बता सकते हैं कि अच्छा इन इन एरियाज़ में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी इनफ है हमारे पास, और हमारे पास सोर्सेज का भी एक तरीका होगा कि कहाँ से पैसा हम लेकर आएंगे, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन कौन से एरियाज़ में करेंगे, वो चीज़ भी है। डैम्स का कंस्ट्रक्शन भी करना है तो 5 साल का टाइम इनफ है ये डिसाइड करने में कि कहाँ पर बनेगा, और इवन कंस्ट्रक्शन का काम भी हम 5 साल में एक तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन भी हम कर पा रहे थे इसकी वजह से, और लार्जर पिक्चर पर हम फोकस कर पा रहे थे कंट्री के, कि ठीक है एक तरफ तो हमें नो डाउट अबाउट दैट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, लेकिन साथ साथ में हमें पॉवर्टी पर भी तो फोकस करना है ना, इसको भी तो कम करना है। तो उसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हमें लेकर के आनी पड़ेगी, कैसे हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा, कैसे हमें हेल्थ का स्टेटस इंप्रूव करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें थी जिस पर हम लोग क्या किया करते थे, फोकस किया करते थे। ठीक है, तो ये बेनिफिट था 5 ईयर प्लान का। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में प्लानिंग के बारे में बात करी गई है। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन दिसंबर 1951 जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। क्या बोला जा रहा है कि हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, उसका जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट था वो कब रिलीज होता है? 1951 में। यानी कि पहला प्लान कौन से साल में आता है भाई? 1951 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जनरेट हुई पूरी की पूरे देश में। क्यों? क्योंकि पहली बार हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं कैसे प्लानिंग करेंगे, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। चाहे कोई एकेडमिक्स के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, जर्नलिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, और गवर्नमेंट से हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, सब लोग क्या थे, एक तरीके से डिस्कस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे पूरे डॉक्यूमेंट को, बजट के डॉक्यूमेंट को एक्सटेंसिव तरीके से। जैसे आज भी बजट आता है तो आप देखते होंगे न्यूज़ में कि बजट पर डिस्कशन होता है ना? 2-3 दिन तक न्यूज़ चैनल्स में भी डिस्कशन होता है, न्यूज़पेपर्स में भी उसका कवरेज किया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ओपिनियन लिए जाते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आगे आते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट आगे आते हैं, वो बताते हैं कि सरकार का ये जो बजट है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, क्या उसमें फार्मर्स के लिए कुछ है, क्या मिडिल मैन के लिए कुछ है, क्या महिलाओं को कुछ बात करी गई है महिलाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज होती है। ठीक वैसे ही जब आज भी ये चीज़ें होती हैं, तो जस्ट इमेजिन करिए कि जब भारत आज़ाद हो रहा है और भारत अपना पहला प्लान लेकर के आ रहा है ना, इतनी होप के साथ, इतनी एस्पिरेशन के साथ कि भाई इससे हम क्या करेंगे, भारत देश की गरीबी को दूर करना हम चालू करेंगे, इंडिया में डेवलपमेंट करना चालू करेंगे, इंडिया में डैम्स बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ पर भी बिजली का उत्पादन हो, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके, इंडिया में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, इंडिया के एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव करेंगे ताकि इंडिया में फूड सिक्योरिटी हो सके। ये सारे एस्पिरेशंस थे हमारे, और इसी एस्पिरेशन की वजह से क्या हो रहा था, इसी एस्पिरेशन की वजह से जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो फिर लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से उसको डिस्कस किया। ओके, तो ये चीज़ें थी। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि एक्साइटमेंट विद द प्लानिंग reached its peak with the launching of second 5 year plan in 1956 and continued somewhat till the third 5 year plan in 1961। अब यहाँ पर देखो डेट मतलब ईयर याद रखने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहला प्लान कौन से साल में आया? 1951 में, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहला प्लान कब आया है हमारा? 1951 में आया। ये 30 मत समझ लेना, 51 है, ओके। दूसरा जो प्लान है वो कब आता है? दूसरा प्लान हमारा आता है 5 साल के बाद, तो 1956। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा कब आता है? 1961। समझ में आ गया? तो ये 3 हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे। ईयर याद रख लेना है हमें। 1951 में आया, फिर उसके बाद 1956 में आया, फिर उसके बाद 1961 में आया। तो क्या हुआ, पहले साल में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन रहा था तो बहुत एक्साइटमेंट थी।
सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एंड थर्ड तक भी आते आते मतलब उसमें भी उतना ही एक्साइटमेंट हमें दिखा कि हम डिस्कस कर रहे हैं और पूरी एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे होप्स एंड एस्पिरेशन है कि हम ये कर देंगे, इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1966 में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, एक प्लान हॉलीडे लेना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है। व्हाट इज़ प्लान हॉलीडे, और ये इसका मतलब क्या है, क्यों प्लान हॉलीडे आखिरकार लेना पड़ा। हुआ क्या, 1961 में जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आया था, तो उसके 5 साल के बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, विच मीन्स 1966 में हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आ जाना चाहिए था, है ना। फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा आ जाना चाहिए था, बट ये नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि 1965 में हमारी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। याद करो 1965 में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है। तो जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा इंडिया में, ड्राउट जैसी कंडीशन आने लगी, फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखो भाई, अभी हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब कि इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि वॉर झेल ली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़े, हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला कि अब हम क्या करेंगे, हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को लेकर नहीं आएंगे, हम प्लान हॉलीडे करेंगे, मतलब प्लान की एक तरीके से छुट्टी करेंगे, कि भाई अब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की तरफ मूव नहीं करेंगे आगे। थर्ड 5 ईयर प्लान कर लिया ना, ठीक है, उसको वहीं पर रोको, अभी हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की तरफ मूव नहीं करने जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो दैट इज़ वाई आप देखोगे 1966 से लेकर के 1969 तक का जो पीरियड है उसको प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन पूरे साल में हमने कोई 5 ईयर प्लान हम लेकर नहीं आए। होना चाहिए था कि 5 ईयर प्लान 1966 में आ जाता, बट बिकॉज ऑफ द वॉर हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी हम बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो हमने कहा कि अभी 5 ईयर प्लान छोड़ देते हैं, अभी लेकर नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद 1966 से 69 तक हम लोगों ने क्या करा, एनुअल बेसिस पर प्लान बनाए। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, एनुअल बेसिस पर प्लान बनते हैं, एक साल का बजट आता है ना। तो वैसा ही हम लोगों ने करा कि हम 5 ईयर प्लान को रोकते हैं, कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, हॉलीडे करते हैं, प्लान हॉलीडे करते हैं, 5 ईयर प्लान की हॉलीडे करते हैं, और एनुअल बेसिस पर हमने इन पूरे साल में एनुअल बेसिस पर हमने डिसाइड करा कि हम कितना एक्सपेंडिचर कितने करेंगे, कितना इनकम जनरेट करेंगे। समझ में आ गया। तो आई होप प्लान हॉलीडे का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने क्यों प्लान हॉलीडे करा। थर्ड 5 ईयर प्लान तक हमारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1966 में आना चाहिए था वो नहीं लेकर आ पाए हम लोगों ने, एंड 1966 से 69 तक हम लोगों ने क्या रखा है, अपना प्लान हॉलीडे रखा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। इवन दो हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना, कि जो हमने प्लानिंग करी है पूरी के पूरा जो डेवलपमेंट का काम करा है, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, बहुत सारी कमियां हैं जो हम लोगों ने प्लान लेकर आए थे, उसमें बहुत सारे हम अचीवमेंट नहीं कर पाए जो हम सोच कर चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा फाउंडेशन है ना, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज फर्मली इन प्लेस बाई देन। नो डाउट अबाउट दैट कि जो हम 5 ईयर प्लान लेकर के चले उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन उसने जो 5 ईयर प्लान में जो हमने डेवलपमेंट करा है, उसकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक नींव है ना, वो तैयार हो गई थी, एंड वो काफ़ी फर्म तरीके से तैयार हुई। अब हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट उसमें अंडरस्टैंड क्या क्या करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आखिरकार हमने क्या करा, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या करा है, ठीक है। ये सारा टॉपिक हम लोग समझेंगे, और इसके बाद फाइनली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पहले ये जो कार्टून है, क्योंकि आपके एग्जाम में कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, नेवर से डाई एटीट्यूड है एक तरीके से। नेवर से डाई का मतलब है कभी ये मत बोलो कि तुम क्विट कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है ये चीज़। कभी ये मत बोलो कि तुम क्विट कर रहे हो, ठीक है। कभी भी ये मत बोलो कि तुम एक तरीके से ख़त्म हो गए, या तुम्हारे लिए बस अब चीज़ें एकदम ख़त्म हो गई, अब तुम दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, दोबारा से खड़े नहीं होंगे, एंड दोबारा से स्ट्रगल करने के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्विटिंग, है ना, क्विट कर देना। यहाँ पर क्या बोला गया कि जब तक लाइफ है ना, जब तक जिंदा हो ना, तब तक क्या करना है, तब तक क्विट नहीं बोलना, तब तक क्विट नहीं बोलना है। और इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, नेवर से डाई एटीट्यूड। परजीवरेंस लेकर के चलना है ना। अपना जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करनी है, एंड क्विट नहीं करना है हमें। हर बार अगर फेलियर हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करना है, दोबारा से ट्राई करना है, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग द थिंग्स।
लाइफ में ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ गए हैं, ठीक है। वो चीज़ कब होगी, वो चीज़ डेथ के बाद होनी चाहिए। जब आदमी की डेथ हो गई है तब वो चीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कि जब लाइफ ही नहीं है तो फिर और क्या करेगा, राइट। तो वो चीज़ तब के लिए है, दैट इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट डेथ। उसी चीज़ को तो हम डेथ कहते हैं। डेथ का मतलब क्या है, जब चीज़ें एक तरीके से क्या हो रहा है, आदमी ट्राई नहीं कर रहा है, तो वो एक तरीके से डेथ के समान है। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब है कि हमें क्विट नहीं करना, हमें क्या करना है, नेवर से डाई एटीट्यूड को लेकर के चलना है, कि बार बार हारेंगे लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये इस कार्टून में क्या दिया हुआ है, और ये क्यों हमारी जो 5 ईयर प्लान की जो आइडिया है ना, जो अभी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे इस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये एक प्लेयर है, ये क्या लेकर के आ रहा है, ये अपना जो एक तरीके से बैम्बू स्टिक है, या एक तरीके से काफ़ी लंबी स्टिक है इसके पास, और ये स्टिक की मदद से क्या करने की कोशिश करता है, यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करता है, ठीक है, इसके ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, और इधर मैट बिछा हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से ये फिर गिरता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बताया गया है, ये चीज़ बोली गई है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब क्या है, कि सरकार आ रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू जो विलेज की रियलिटी है। अब विलेज रियलिटी को भी समझना पड़ेगा। विलेज रियलिटी क्या थी, हमें पता है कि इंडिया के विलेज में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है ना, बैकवर्डनेस है, वहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन के मामले में बात करें तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है, हेल्थ के मामले में बात करें सब कुछ एक तरीके से वहाँ पर हेल्थ के लिए जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो सब कुछ एक तरीके से क्या है, एक तरीके से काफ़ी बहुत बैकवर्ड कंडीशन में इंडिया के विलेजेस थे आज़ादी के बाद। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्लानिंग करने की कोशिश करी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फोकस करा जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर हम कोशिश करते हैं, ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, लोगों की जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़े, और वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पर बेटर लाइफ वो लोग जी सके। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस विलेज रियलिटी के ऊपर से इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो है ना, ये जो स्टिक है, जनरली जो स्टिक होती है आपने देखा होगा काफ़ी लंबी स्टिक होती है, एंड इट इज़ अ सिंगल स्टिक। लेकिन ये यहाँ पर सिंगल स्टिक नहीं है, ये क्या है, ये जो पूरी एक लकड़ी थी ना वो टूट चुकी है। मतलब मल्टीपल बार ट्राई किया गया है इसको, मल्टीपल बार गवर्नमेंट ने ट्राई करने की कोशिश करी है कि वो एक स्टिक से पूरी विलेज रियलिटी को क्रॉस करने की कोशिश करे, एक तरीके से पॉवर्टी वगैरह को क्रॉस करने की कोशिश करे, बट मल्टीपल बार क्या हुआ है, फेलियर हुआ है। इसीलिए क्या हुआ, जब लकड़ी बार बार कोशिश करेगी तो क्या हो गया, एक तरीके से जो स्टिक थी वो भी काफ़ी बार ट्राई करने की वजह से ब्रेक हो गई, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो गई। लेकिन फिर भी मल्टीपल पार्ट्स को जोड़ते हुए, बार बार और उसको जोड़ते हुए क्या किया जा रहा है, एक दोबारा से एक स्टिक बना दी है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक सिंबल है, ये सिंबलाइज कर रहा है कुछ चीज़ को, कि हमारी जो गवर्नमेंट थी ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू कोशिश बार बार यही कर रही थी कि जो हमारी विलेज की जो कंडीशंस है वो क्या हो सके, वो इम्प्रूव हो सके। आगे आप अंडरस्टैंड करोगे कि हमने विलेज के लिए क्या क्या करा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करा, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हम लोग लेकर के आए, तो ये सारी चीज़ें करी। लैंड रिफॉर्म्स हम लोग लेकर के आए, ताकि गांव में क्या हो सके, गांव के जो ऐसे लोग हैं, ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड मिल सके, ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले कि वो बढ़िया तरीके से खेती करे, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा उसमें पूरा दिल लगा करके काम करे, मेहनत करे, और अच्छे एक तरीके से क्रॉप्स का प्रोडक्शन करे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग लेकर के आए, जिसमें विलेज लेवल पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करी गई मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर। हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर, यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में आज़ादी के कुछ समय बाद जो हमने प्लान डेवलपमेंट करा है, उसमें ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। नो डाउट अबाउट दैट कि एक बार में ही हम सारी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, एंड मल्टीपल टाइम्स कोशिश करा गया, और मल्टीपल काफ़ी सारी एरियाज़ में हमने फेलियर्स भी देखा। बट ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नेवर से डाई एटीट्यूड, कि गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी है, ओके। बार बार हम काफ़ी सारे एरियाज़ में हम लोग फेल हुए, बट डिस्पाइट दैट फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस रियलिटी को, वो जो बैकवर्डनेस है हमारी, उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। और एक्चुअली में होना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के मतलब हमें, हमारा जो पूरा का पूरा सोसाइटी है उसका एक्सप्लॉयटेशन कितने लंबे टाइम तक चला है। तो क्या 10 साल में पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम हमने फेस करी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या वो 10 साल में ख़त्म हो जाएगी, क्या वो 20 साल में ख़त्म हो जाएगी? सालों साल लग जाते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना भी टाइम लगेगा हमें करना ही करना है ना।
तो यही चीज़ दिखा रहा है कि आज भी क्या है, आज भी गवर्नमेंट क्या है, आज गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज्ड की जगह पर क्या हो गई है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी हो गई है। आज गांव के लेवल पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, गांव के खुद लोग, गांव के जो पंचायत है और गांव के बाकी सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, आज के टाइम में तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट है ना। तो आज के टाइम में गांव के लोग मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अपने गांव में सड़क कहाँ पर बनानी है और क्या क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ पर स्कूल खोलना है, कहाँ पर वाटर रिसोर्स के लिए काम करना है, कहाँ पर पूरे गांव के लिए जो पानी है, जो तालाब है, जो सूख चुका है, उसको कैसे रीजनरेट करें। तो आज तो डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम लोगों ने एक तरीके से जो भारत के हर विलेज की जो बैकवर्डनेस थी उसको दूर कर दिया हो। आज भी तो हम वैसे ही कर रहे हैं, आज भी तो हम उसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। एंड ये चीज़ लाइफ में भी है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार नीचे गिरते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर बार जब भी हम नीचे गिरे, हम तुरंत उसके बाद ऊपर उठे और दोबारा से ट्राई करें। दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। और यही चीज़ क्या है, नेवर से डाई एटीट्यूड है, जो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि लाइफ आसान नहीं होती है। जैसे जैसे समय समय पर हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो लाइफ में चैलेंजेस भी बढ़ते रहते हैं। अभी आप क्लास 12th में हो, धीरे धीरे आप क्या करोगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, फिर अपनी जॉब या बिजनेस जो भी आप कुछ करोगे, उसमें भी आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं लाइफ में, इसलिए क्या चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड, कि भाई चैलेंजेस तुम तो लाइफ का पार्ट हो, आते रहोगे और बार बार नीचे गिराते रहोगे। बट मेरा काम क्या है, मेरा काम है बार बार ऊपर उठना। तो तुम गिराते रहो मुझे, मैं बार बार उठता रहूँगा या उठता रहूँगी। राइट। तो ये चीज़ है जो हमें समझनी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये तो डिस्कस कर लिया ना। अब हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपने जो फर्स्ट 5 साल थे उसमें हम क्या क्या करेंगे, कौन से एरिया पर हमने फोकस करा। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 से 56 तक चला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था। तो 51 से 56 तक इसमें क्या होता है, कंट्री ने फोकस करा दैट इकोनॉमी को हमें क्या करना है, इकोनॉमी को हमें जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उससे बाहर लेकर आना है। फोकस किस पर करा, पॉवर्टी से बाहर आने पर हमने फोकस करा। क्लियर है, एक फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, के.एन. राज। के.एन. राज कौन थे भाई, ये एक यंग इकोनॉमिस्ट थे। ओके, यंग इकोनॉमिस्ट थे, जो प्लान जब बन रहा था, उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उसमें वो इन्वॉल्व थे। एंड ही वॉज जस्ट 26 ईयर ओल्ड जब वो इस प्लान को एक तरीके से क्या कर रहे थे, प्लान को फॉर्मुलेट कर रहे थे, बना रहे थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इंडिया शुड हैस्टन स्लोली, हैस्टन बोला जाएगा या हैसन बोला जाएगा, जैसे भी है। सो इंडिया शुड हैसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एज फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो भाई, के.एन. राज ने बोला है कि यहाँ पर हमें हैसन करना है लेकिन स्लोली करना है। अब ये जो 2 शब्द है ना, ये समझ में नहीं आए होंगे कि भाई ये क्या बोला जा रहा है, हैसन स्लोली। हैसन का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके से फास्ट चलना। ठीक है, फास्टली चलना या फास्ट करना किसी भी चीज़ को। स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे करना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्पीड करो, स्पीडली चलो, लेकिन साथ साथ में धीरे भी चलो। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक पैराडॉक्स है। ये तो 2 अलग अलग विपरीत बातें बोली जा रही है, अपोजिट बातें बोली जा रही है। तो देखो, जनरली जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, जब हम स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, तो जब हम जल्दी जल्दी चढ़ते हैं तो भी क्या बोला जाता है, तो भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी जल्दी चढ़ो लेकिन ध्यान से चढ़ो, अगर गलत जगह पर पैर टिक गया तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे, बोलते हैं ना। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखो, के.एन. राज ने बोला कि नो डाउट अबाउट दैट कि इंडिया को अपनी पॉवर्टी को कम करना है ना, ये बात बिल्कुल तय है, कम करना है और हमें चीज़ों को जल्दी तरीके से करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल्दबाजी में हम ध्यान देना छोड़ दें, हम अपना फोकस नहीं हटा सकते या हम गलतियां नहीं कर सकते। तो हमें जल्दबाजी करनी है, मतलब हमें अपनी स्पीड बढ़ा करके रखनी है, लेकिन हमें फोकस भी करना है। हमें बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां भी नहीं करनी, ध्यानपूर्वक तरीके से हमें अपना काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि स्पीडली काम करेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन हमारा केयरफुल होना चाहिए। पॉवर्टी को कम कम करना है, कम करेंगे लेकिन केयरफुल तरीके से, ध्यान रखना पड़ेगा हमें जब भी हम कोई स्टेप उठा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला, के.एन. राज ने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने बोला दैट अगर फर्स्ट 2 डिकेड्स में अगर आप देखोगे
फॉर द फर्स्ट 2 decades एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी। ये बोल रहे थे कि देखो जो हमारा फर्स्ट 2 decades है ना, उसमें क्या होगा कि उसमें अगर हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट अगर हम रखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा लोकतंत्र एंडेंजर हो जाए, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। मतलब क्या है कि नो डाउट पॉवर्टी को आपको कम करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट का जो रेट है, डेवलपमेंट का रेट बढ़ाना पड़ेगा, ग्रोथ रेट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, फास्ट रेट से आपको डेवलपमेंट या विकास करना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से डेमोक्रेसी पर खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर हम डेवलपमेंट को फास्ट रेट पर करने की कोशिश करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे, फटाफट से इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन जाए, जितना ज़्यादा हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, राइट। लेकिन इसकी वजह से जो हमारे विलेज है वो तो पीछे रह जाएंगे ना। कि अगर हम केवल इंडस्ट्रीज़ पर ही फोकस कर रहे हैं, विलेज पर फोकस नहीं कर रहे, तो विलेज में जो बैकवर्डनेस है वो तो हो नहीं पाएगी, वो तो कम नहीं हो पाएगी। तो विलेज के लोग बोलने लगेंगे कि हमारे ऊपर तो सरकार फोकस ही नहीं कर रही है। मे बी फिर वो क्या करने लगे, मे बी फिर वो बोलने लगे कि हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो हमारी लाइफ में है ही नहीं। वो प्रोटेस्ट करने लग सकते हैं, सरकार से विरोध करने लग सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज पर अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो अगर ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट करेंगे तो ट्राइबल एरिया सड़कों पर आ जाएंगे, ट्राइबल्स लोग आ जाएंगे सड़कों पर कि हमारी तो सारी जल जंगल ज़मीन को आपने एक तरीके से तबाह कर दिया। तो हमें काम करना है, लेकिन सोच समझ करके करना है। ये चीज़ यहाँ पर कियान राज ने यहाँ पर बोली है कि ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से लोन लेने लगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे उस समय। ठीक ठाक पैसे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जितना ज़रूरत था उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। तो अगर इंडिया दुनिया से लोन लेने लगता तो फिर क्या होता, लोन के जो चक्कर है उसमें फंस जाता, इंटरेस्ट वगैरह पे करने पड़ते। और अभी इंडिया की हालत ऐसी नहीं थी कि इंडिया दोबारा से लोन के चक्कर में पड़े और फिर उसके बाद दुनिया जो अलग अलग कंट्रीज़ है, खासतौर पर जो वेस्ट कंट्रीज़ है, फिर उनकी शर्तों को भी मानना पड़ता, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई ध्यान से काम करो, डेवलपमेंट करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पर हमारी डेमोक्रेसी जो इतने साल के बाद हमें मिली है, इतने साल के बाद हमने अपने कंट्रीज़ में हम लेकर आए आज़ादी के बाद, वो हम वो उसको कोई खतरा हो सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होता है मेजरली, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस होता है वो एग्रेरियन सेक्टर पर होता है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द डैम्स एंड इरीगेशन। क्या होता है, डैम्स पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। इरीगेशन हम लोग एक तरीके से जो सोर्स ऑफ इरीगेशन है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें एग्रेरियन सेक्टर को डेवलप करना है तो अब हम मानसून के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, हमें दूसरा सोर्स भी तो चाहिए होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हमें करना है। तो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, ड्राउट की कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, तो प्रोडक्शन हो पाएगा अच्छे तरीके से, नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, ज़्यादातर लोग किस में जुड़े हुए हैं, एग्रेरियन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और इरीगेशन के सोर्सेज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो फील्ड्स हैं, जो हमारे खेत हैं, उनको रेगुलर बेसिस पर पानी मिल सके और हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन एक तरीके से अच्छे तरीके से हो सके। पहली चीज़, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करा, जैसे भाखरा नांगल डैम स्टैब्लिश किया गया। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग डैम्स थे जो हमने बनाने चालू करे अपनी रिवर्स के ऊपर, ताकि क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हो सके और जो डैम्स है उससे एक सोर्स ऑफ इरीगेशन भी हमें मिल सके। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद इरिगेशन की अगर आप बात करेंगे ना, तो कैनाल सिस्टम भी हमने डेवलप करना चालू कर दिया। ठीक है। रिवर्स की मदद से, मतलब रिवर्स का जो पानी है वाया कैनाल्स वो फील्ड्स में देना चालू करा, ताकि फील्ड्स को रेगुलर बेसिस पर इरिगेशन किया जा सके, उसका उनका इरिगेशन हो सके। दूसरी चीज़ हमने क्या आइडेंटिफाई करी कि चलो ठीक है, इरिगेशन वगैरह हो गया। दूसरी चीज़ हमने समझा कि पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसमें, एग्रीकल्चर ग्रोथ करने में। ये प्लान में ऑब्जर्व किया गया। क्यों? क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। तो जो पैटर्न है ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको समझा एंड उसमें देखा कि अगर इंडिया को एग्रीकल्चर ग्रोथ करना है तो क्या करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है। किसी के पास बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, यहाँ पर फिर डिसाइड किया गया कि लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा और जिसके पास एक्सेस लैंड है क्या करना पड़ेगा, पहले तो ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके पास एक्सेस लैंड है वो देना पड़ेगा किनको, उन फार्मर्स को जिनके पास लैंड नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ पर करने की कोशिश करेगी। तो पहली चीज़ क्या करी, पहली चीज़ देखो यहाँ पर समझो,
डैम्स एंड इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप करेगी। दूसरी चीज़ लैंड रिफॉर्म्स करने की यहाँ पर बात करेगी कि हमें लैंड रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे ताकि सही प्रॉपर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि उन लोगों के पास में भी लैंड हो सके जो जिसके पास लैंड नहीं है, और वो लोग भी अपना एक तरीके से सब कुछ मेहनत करके यहाँ पर क्या कर सके, दिल लगा करके एक तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके और हमारे यहाँ पर प्रोस्पैरिटी हो। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि एक और जो एम था प्लानर्स का वो ये था कि जो नेशनल इनकम का जो लेवल है उसको रेज करना है। एंड वो कैसे हो सकता था? वो तभी हो सकता था विच वुड ओनली बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी दैन दे स्पेंड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा नेशनल इनकम का जो लेवल है उसको क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। नेशनल इनकम का लेवल एक तरीके से इंक्रीज करना है। तो भाई कैसे हो सकता है ये? तभी हो सकता है कि अगर लोग ज़्यादा मनी सेव कर रहे हैं देन दे आर स्पेंडिंग द मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर व्यक्ति 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो सपोज 50 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है, बचा कितना? 50 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो भाई अगर हमें नेशनल इनकम को क्या करना है, उसके लेवल को रेज करना है, तो वो कैसे हो पाएगा? जब हम उसकी सेविंग को इंक्रीज करेंगे। उसका सेविंग ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से उसका एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए या फिर उसका इनकम बढ़ना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर 200 रुपये कमाने लगेगा और 50 रुपये ही खर्च कर रहा है तो फिर उसका सेविंग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 150 हो गया। तो इस तरीके से हमने कोशिश करी, इस तरीके से हमने सोचा कि नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सो नेवरदलेस जो पीपल की सेविंग थी इट डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान्ड प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। क्या सेविंग्स इंक्रीज हुई? तो हाँ, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फेज था हमारा प्लान प्रोसेस का उसमें पीपल की सेविंग इंक्रीज हुई, बट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान तक ही क्या होता है, सेविंग इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद बेसिकली जैसे आप देखोगे कि 1966 के आसपास क्या हो जाता है, 1965 में जैसे ही वॉर हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल जाता है तो लोगों की एक तरीके से जो इनकम थी वो भी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, लोगों की सेविंग भी डिक्लाइन हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद धीरे धीरे सेविंग्स डिक्लाइन होती है, अदरवाइज उससे पहले सेविंग्स हो रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है, लेटर फ्रॉम द अर्ली 1960s टिल द अर्ली 1970s द प्रपोर्शन ऑफ सेविंग्स इन द कंट्री एक्चुअली ड्रॉप्ड कंसिस्टेंटली। 1960s ऑनवर्ड्स के बाद से, क्योंकि 62 में क्या हुआ, चाइना के साथ में भी वॉर होता है, फिर 65 में क्या होता है, पाकिस्तान के साथ में वॉर होता है, तो काफ़ी इकोनॉमी अभी जो एक ऐसा कंट्री जो अभी आज़ाद हुआ ही था और धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था अपनी इकोनॉमी को, तो इतनी बड़ी दो दो वॉर्स एक साथ देख लेता है। ठीक है, कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स के गैप के बाद। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1960s और 70s का जो पीरियड होता है, ये जो पूरा डिकेड होता है, उसमें सेविंग का जो रेट होता है इंडिया में काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, हम लोगों ने के एन राज के बारे में समझा कि उन्होंने बोला था कि भाई देखो डेवलपमेंट करो लेकिन ध्यानपूर्वक। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारी डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग अपनी डेमोक्रेसी को एक तरीके से खतरे में डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेजर सोर्स क्या है, मेजर एरिया क्या है, एग्रेरियन सेक्टर, क्योंकि ओवरऑल फोकस क्या था, पॉवर्टी को कम करना। ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है, और वो क्या कर रही है, खेती कर रही है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमें करना है। डैम्स, इरिगेशन वगैरह की बात करी। लैंड रिफॉर्म्स हम लोगों ने एक तरीके से क्या करे, लैंड रिफॉर्म्स लेकर के चलने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद नेशनल इनकम के लेवल को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करी। इंक्रीज़ हुई, लेकिन कुछ समय के बाद जब 1960s या 1970s का ये जो डिकेड चल रहा था उसमें फिर सब्सिक्वेंटली जो रेट है सेविंग का वो डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है। अब हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह लो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस किस पर करता है, हैवी इंडस्ट्रीज पर। देखो समझो यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर फोकस कर रहा है, एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पर फोकस कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने पर, और वो भी कैसे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने पर, कि भाई जल्दी जल्दी क्या करनी है, अपने यहाँ पर जितनी ज़्यादा हो सकती है इंडस्ट्रीज़ उसको बनाना है, और वो भी हैवी इंडस्ट्रीज़। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, तो काफ़ी हैवी इंडस्ट्री है ये। ठीक है। तो ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ को हमें बनाना है। ओके, ये चीज़ें थी। अब जैसे पिछले वाले प्लान में के एन राज के बारे में हमने अंडरस्टैंड करा, वैसे ही यहाँ पर भी एक इकोनॉमिस्ट थे और साथ में उनके साथ में अदर प्लानर्स भी थे। इकोनॉमिस्ट को लीड कौन कर रहा था, पीसी महालनोबिस। ठीक है,
यहाँ पर इनका नाम हमें याद रखना है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ एसोसिएटेड कौन थे, उसको ड्राफ्ट करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, पीसी महालनोबिस। और उन्होंने क्या बोला, इंडिया को डेवलपमेंट अगर करना है तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है। अगर पहला प्लान फोकस करता है पेशेंट्स पर, क्योंकि के एन राज ने क्या बोला कि देखो भाई जल्दी जल्दी करनी है लेकिन ध्यान से करना है ना, ताकि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में ना आए। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स, कि पेशेंट्स रखो थोड़ा सा। सेकेंड प्लान क्या कह रहा है, सेकेंड प्लान क्विक स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है कि इंडिया को अगर ट्रांसफॉर्म करना है अपनी पूरी इकोनॉमी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी करना पड़ेगा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काम करना पड़ेगा, एंड जितने पॉसिबल डायरेक्शन है उन सब में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बोली गई। होता क्या है कि प्लान फाइनलाइज होने से पहले कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी एट इट सेशन हेल्ड एट अवादी नियर द देन मद्रास सिटी पास्ट एन इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। कांग्रेस पार्टी अवादी जो सिटी है, कहाँ पर है ये, मद्रास सिटी के पास में एक जगह है जिसको अवादी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जगह। तो ये अवादी नाम की जो जगह है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन में क्या बोला गया, इट डिक्लेयर दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज इट्स गोल। कांग्रेस ने ये बोला कि आज से क्या होगा, जब से रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद से कांग्रेस का जो गोल है वो क्या है, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना। यानी कि उन्होंने भी बोल दिया कि आज से वो लोग क्या करेंगे, सोशलिज्म की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करेंगे। एंड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में क्या होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में सोशलिज्म पर फोकस किया जाता है कि सरकार क्या करेगी, जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें गवर्नमेंट एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रेगुलेट करेगी इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रोड्यूस होगा क्या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से डिटरमाइन करेगी। साथ ही साथ इक्वालिटी के जो आइडियाज़ हैं उस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी और इक्वालिटी लेकर आने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स भी उठाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपना पूरा गोल बता दिया कि वो क्या करेंगे, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा सोशलिस्ट आइडिया है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, ये क्या करता है, दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द सेकेंड प्लान। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब बाद में बनाया गया, तो वो सारी चीज़ें जो जो भी प्लान में डिसाइड किया गया वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस चीज़ को, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का जो आइडिया है कांग्रेस का, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सब्सटैंशियल टेरिफ्स इम्पोज करे ऑन इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। तो क्या बोला जा रहा है, एक चीज़ यहाँ पर समझो, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश करी जा रही है तो उसमें दो प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है। पहली पब्लिक इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक इंडस्ट्रीज़ मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट की है। क्लियर है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का मतलब जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह का जो ओनरशिप है वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का ओनरशिप है। सरकार ने क्या करा, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला दैट अवादी सेशन के बाद, जो मद्रास शहर के पास है अवादी सिटी, वहाँ पर जब ये बोला गया कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी आज से कांग्रेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, उसके बाद से क्या किया कांग्रेस की सरकार ने या जो गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने बोला कि जो जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज़ है ना, उनके प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन प्रोडक्ट्स के कंपटीशन से बचाने के लिए क्या किया, जो भी चीज़ें, जो भी गुड्स, फॉरेन गुड्स भारत में इंपोर्ट करे जा रहे थे उन पर टैरिफ लगाना चालू कर दिया। टैरिफ लगाने से क्या हो गया, टैरिफ लगाने से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, ये प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। अब जब बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो क्या हुआ, तो लोगों ने सोचा कि भाई बाहर की चीज़ें तो महंगी हैं, तो क्या किया उन्होंने, भारत में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी या प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, उनके गुड्स कंपैरेटिवली बाहर के प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते थे, तो लोगों ने फिर इनको ज़्यादा चूज़ किया। समझ में आ गया, मतलब एक तरीके से सरकार ने जो इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी ना, उनका प्रोटेक्शन का काम किया, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया कि भाई देखो तुम्हें फॉरेन कंपटीशन से हम बचा रहे हैं, और जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में उन पर हम टैरिफ लगा रहे हैं, एक प्रकार से टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स लगने के बाद वो गुड्स भारत में महंगे हो जाएंगे, लोग उनको खरीदेंगे नहीं, आपके गुड्स को ही लोग खरीदेंगे क्योंकि आपके गुड्स फॉरेन गुड्स के मुकाबले सस्ते हैं। समझ में आ गया। तो ये चीज़ क्यों हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर चलेंगे, और सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट द इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ में अगर वो रेगुलेट कर रही है इंडस्ट्रीज़ को तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकती है।
तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि इंडिया में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिलना चालू हुआ ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में स्टैब्लिश होनी चालू हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज़, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन, वो इजीली डेवलप हो पाई इंडिया के पब्लिक सेक्टर में। ओके, एंड इंडीड सच अ पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पुश मिला है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करेंगे, जो बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ है उसका डेवलपमेंट हम करेंगे, उसकी वजह से इंडिया की डेवलपमेंट में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलनी चालू हुई। जो पहले लोग केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे अपनी इनकम के लिए, धीरे धीरे उन्होंने फिर इंडस्ट्रीज़ में काम करना चालू कर दिया। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। इस तरीके से सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसका फोकस क्या था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था। पीसी महालनोबिस ने एक तरीके से प्लान बनाया था। और सोशलिस्ट पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने बोला, कांग्रेस पार्टी ने, कि वो सोशलिस्ट पैटर्न पर चलेगी, तो उन्होंने टैरिफ्स लगाने चालू करे और इस तरीके से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया की, पब्लिक हो प्राइवेट सेक्टर हो, उनको प्रोटेक्ट किया। और फिर इंडिया में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करा। समझ में आ गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस किया गया, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करे गए, डैम्स बनाए गए, इरिगेशन के लिए काम किया गया, ये सारी चीज़ें करी गई। वहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरा पूरा फोकस था। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे कि इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान करा, सेकेंड 5 ईयर प्लान करा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या रही, क्या क्या इसमें चैलेंजेस रहे और क्या क्या इसमें कमियाँ थी। सबसे पहली बड़ी दिक्कत क्या थी कि इंडिया स्टार्टिंग से ही क्या था, उस समय इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। आज के जैसा भारत नहीं है। उस समय क्या हुआ है, क्योंकि आज़ाद भारत है, ठीक है, आज़ादी के कुछ समय ही हुआ है आज़ादी को, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहे थे। और एक तरीके से इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थी। इसीलिए क्या करना पड़ा इंडिया को, अपनी जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जो फॉरेन करेंसी है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो इंडिया के पास दूसरे देशों की जो फॉरेन करेंसीज थी, दूसरे देशों की जो करेंसीज थी, उनका इस्तेमाल इंडिया ने बाहर से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने के लिए किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना कोई आसान खेल तो नहीं है, कोई गुड्स वगैरह, कोई सिंपल गुड्स वगैरह तो नहीं है, जैसे कपड़ा हो गया या शूज़ हो गया। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसको जब इंपोर्ट किया गया तो काफ़ी सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें चला गया, ठीक है, उसकी पेमेंट करने में चला गया। सो अपार्ट, इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन द एग्रीकल्चर, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज आया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब हमने इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस कर दिया ना, जब इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, तो क्या होने लगा, एग्रीकल्चर पे जैसे ही धीरे धीरे फोकस हमारा कम होता गया, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने लगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब कम होने लगा तो क्या होने लगा, फूड शॉर्टेज का क्राइसिस इंडिया को फेस करना पड़ गया, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से क्या हो रहा था, या तो जो क्रॉप्स थी वो एक तरीके से पेस्ट की वजह से डिस्टर्ब हो जा रही थी, या एक तरीके से ख़राब हो जा रही थी, या बहुत सारे अदर रीजंस भी थे कि हम कैनाल सिस्टम अभी धीरे धीरे डेवलप ही कर रहे थे। तो बहुत सारे गाँव में अभी भी कैनाल सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर इरीगेशन बहुत सारे गाँव में नहीं हो पा रहा था, तो खेतों को प्रॉपर पानी भी नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग फेज ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट। इसीलिए क्या हुआ, फूड शॉर्टेज इंडिया को देखने को मिल गया, क्योंकि हमने फोकस किस पर कर दिया, ज़्यादा इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कर दिया थोड़ा सा सेकेंड 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चर पीछे छूट गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। तो जो हम प्लानिंग कर रहे थे ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों को हम साथ लेकर नहीं चल पाए। साथ लेकर चलने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी थी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है। इंडस्ट्रियल सेटअप करना, इतना बड़ा स्केल पर इंडस्ट्रीज़ को बनाना, उनकी सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर में भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो इसी की वजह से दोनों को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। थर्ड प्लान की अगर हम बात करें तो वो सेकेंड प्लान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। मतलब फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर पर फोकस करता है। दूसरा प्लान इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करता है, एंड थर्ड प्लान मोर और लेस भी इंडस्ट्रीज़ पर ही फोकस कर रहा था। वो भी सेकेंड प्लान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला है कि जो हमारा प्लान की जो स्ट्रैटेजी थी ना, जो हमने 5 ईयर प्लान बनाया था, वो अर्बन बायस से अफेक्टेड था। अर्बन बायस का मतलब है कि हम अपने अर्बन एरियाज़ पर डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, हम रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी बोली गई। एंड अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वॉज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री को क्या दिया गया है, इंडस्ट्री को रॉन्गली एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई है, इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्या बोली जा रही है, एक तरीके से इंडिया का जो 5 ईयर प्लान रहा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी, उसमें जो कमियाँ थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, लेकिन नो डाउट अबाउट दैट कि भले ही हम ये कह दें कि हाँ कमियां रही है, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक कहती है कि नो डाउट अबाउट दैट कि कमियां या क्रिटिसिज्म बिल्कुल है, बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स हैं इंडिया की, जो प्लानिंग प्रोसेस है, जो प्रायोरिटीज़ रही, स्ट्रैटेजी रही, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा फाउंडेशन रहा है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो जो स्टार्टिंग के जो हमारे 5 ईयर प्लान रहे, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, फर्म तरीके से उसको स्टैब्लिश करा। क्योंकि आप खुद सोचो, उस समय डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि डैम से बिजली उत्पादन हो रही है तो केवल वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ हो रही है। नहीं, उससे इंडस्ट्रीज़ भी तो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो कहाँ से फुलफ़िल कर रही है, डैम्स से फुलफ़िल कर रही थी। समझ रहे हो? तो इंडस्ट्रीज़ हम डेवलप कर पा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड जो अदर इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप वगैरह कर पा रहे हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी खुद थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग रहे थे। नहीं, वो काम किसने करा? सरकार ने करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो सारी चीज़ें करके दी है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि नो डाउट अबाउट दैट कि जो उस समय जो हमने स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में जो अपना डेवलपमेंट करा, चाहे एग्रीकल्चर में करा हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में करा हो, उसने हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फाउंडेशन ईयर थे उसको लेट डाउन करा है, एंड काफ़ी मजबूती के साथ लेट डाउन करा है। और आज का जो डेवलपमेंट है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो वो चीज़ें वहीं से हमें दिखाई देती है कि कहाँ से वो चीज़ें, जो हमारा फाउंडेशन ईयर है, वहीं से आज का जो डेवलपमेंट है वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो इस चैप्टर में दी गई थी। इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है पूरा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग बेसिकली जो की कंट्रोवर्सीज़ है ना, इससे जुड़ी हुई, ये वैसे जो न्यू एनसीईआरटीज़ है उसमें ये टॉपिक डिस्कस नहीं करे गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। वैसे शायद एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं करे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन के आइडियाज़ के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया गया है, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की डिबेट के बारे में बताया गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको लगता है कि भाई अच्छा इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है ना, यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एज़ पर द न्यू सिलेबस। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।